अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। सेनेट इलेक्शन 2021 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस सिलसिले में हमने ट्रांसमिशन का आगाज कर दिया है और सेनेट का दंगल चूंकि कल सजने को तैयार है। सेनेट वो होता है जो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान होता है, ऐवान बाला होता है। हुक्मरान जमात की अगर अब बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसको 28 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बनने का कहा जा रहा है कि शायद इस इम्कान पे वो पूरा उतरे कि 28 सीटें वो निकाल पाए। रिटायर होने वाले सेनेटर्स में नून लीग के सबसे ज्यादा बताए जाते हैं कि 17 और पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स हैं और पीटीआई के 7 हैं, जबकि एमक्यूएम के 4, जेयूआई के 3 और 4 आजाद सेनेटर्स भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। और कल होने वाले इलेक्शन के बाद पीटीआई का 28 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बनने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तें हासिल कर सकती है और मुस्लिम लीग नून 18 सेनेटर्स जो है वो हो सकते हैं। जबकि बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात करें तो 12 सेनेटर्स के साथ वो चौथी बड़ी जमात या चौथी बड़ी कुव्वत कह लें ऐवान बाला में बनके सामने आ सकती है। 3 मार्च बड़े ऐवान का बड़ा मार्का, जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ के 28 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। ऐवान बाला में इस वक्त नून लीग सबसे बड़ी जमात है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 30 है। पीपल्स पार्टी के 21, तहरीक इंसाफ 14, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 9, आजाद 7 और एमक्यूएम के 5 मेंबर्स हैं। 11 मार्च को सिंध और पंजाब से 11-11, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12-12 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के 17 सेनेटर्स, पीपल्स पार्टी के 8, तहरीक इंसाफ 7, आजाद और एमक्यूएम के 4-4 सेनेटर्स अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3, जमीयत उलमा इस्लाम नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2-2, बीएनपी जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी का 1-1 सेनेटर रिटायर हो रहा है। मुमकिना नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ सेनेट की अक्सरियती जमात बन सकती है। पीपल्स पार्टी 19 सेनेटर्स के साथ दूसरी, मुस्लिम लीग नून 18 नशिस्तों के साथ तीसरी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात बनने के इम्कानात हैं। ऐवान को गुड बाय करने वालों में बड़े नाम राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, प्रोफेसर साजिद मीर, सलीम जिया, फारूक एचनाइक, रहमान मलिक, सलीम मांडवीवाला, शशि प्लेजो और शरी रहमान हैं। शिबली फराज, सराजुल हक, सितारा यास, ताज अफरीदी, मौलाना ताउर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी, सरफराज बुगटी, खुशबख्श शुजात, मोहम्मद अली सैफ भी शामिल हैं। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जो है वो नून लीग सेनेट में सबसे बड़ी कुव्वत थी और अब 2021 के जो इलेक्शन है उसके बाद ऐन मुमकिन यही है कि पीटीआई सेनेट में सबसे बड़ी कुव्वत बनकर सामने आएगी। और ये जो एक सबसे बड़ा मसला था कि सेनेट इंतखाबात किस तरीके से होंगे, तो वो भी अब हल हो चुका है कि सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके के मुताबिक ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट की राय पर जो है वो मिनो अन जो है वो अमल किया जाएगा। ये कहना है चीफ इलेक्शन कमीशन का, जिनकी जेर सदारत इजलास में ये फैसला हुआ है। और इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक भी आइंदा इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी उन्होंने तश्कील दे दी है। सेनेट के चुनाव में चलेगा पुराना निजाम, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया हतमी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद बड़ी बैठक लगी, अदालती राय पर काफी गौर किया गया। फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोअन अमल किया जाएगा, लेकिन वक्त की कमी के बायस सेनेट का इंतखाब आईन और कानून के तहत माजी के तरीके कार के तहत ही होगा। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए खुसूसी सेक्रेटरी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी नादरा और दीगर इदारों से मशावरत कर सकेगी और 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा था कि आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात को शफ़ाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये रिपोर्ट भी आपने मुलाहिजा की। इस वक्त एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में तज़किया हासिल करते हैं। शौकत, आज जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ, ये पिछले 3-4 दिनों से जो इस्लामाबाद में हो रहा है, वज़ीर आज़म भी कौमी असेंबली में जा रहे हैं, मुख्तलिफ MNA से मुलाकातें कर रहे हैं, दीगर जो पार्टी रहनुमाओं को भी एतमाद में ले रहे हैं, अपनी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में ले रहे हैं।
بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ اس الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوگی ایوان بالا میں. کیا مسئلہ صرف اسلام آباد کی سیٹ کا ہی ہے یا دیگر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں کا بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ ہر جگہ ہے، صرف پنجاب میں مسئلہ ختم ہوا ہے اور اس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور کیو لیگ جو ہے انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے. باقی تو ہر جگہ مسئلہ برقرار ہے. صحیح. مثلا بلوچستان میں کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے، ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ کل بھی پی ڈی ایم اور باپ والے بیٹھے رہے لیکن معاملہ حل نہیں ہوا. بالکل. اسی طرح خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سیٹیں دی جائیں، 3 یعنی اپوزیشن جنرل کی مانگ رہی ہے، 1 ٹیکنوکریٹ کی اور 1 ویمن سیٹ، جبکہ پی ٹی آئی نے ان کو 4 سیٹیں آفر کی ہیں، 2 جنرل کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی اور 1 ویمن سیٹ کی. اب پی ٹی ایم کی طرف سے نون لیگ کے عباس آفریدی صاحب ہیں امیدوار، جے یو آئی کے عطاء الرحمان ہیں امیدوار، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی سے امیدوار ہیں. صحیح. لیکن وہ میں اگر اسٹیٹسٹکس بتا دوں 46 ایم پی ایز بنتے ہیں پی ٹی ایم کے، جبکہ 3 سیٹوں کے لیے ان کو 56 چاہیے. صحیح. تو یہ مسئلہ ادھر پھنس گیا. لہذا حکومت کہتی ہے ہم آپ کو 2 دیں گے، پی ٹی ایم والے 3 مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. بلوچستان کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو سندھ میں بھی وہی معاملہ ہے، وہاں پر آج لوگ جذباتی ہو گئے. تو معاملات ہر جگہ ایسے ہی ہیں، صرف 1 سیٹ اسلام آباد والی نہیں ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ حکومت کے لیے وہ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان 2.5 سال میں ایم این اے سے نہیں ملے، ان کے لیے وقت نہیں نکالا. اب وزیر اعظم عمران خان کو یاد آیا ہے کہ وہ ان ایم این اے سے ملیں جو 2.5 سال ان کی آواز سننے کو ترس گئے. تو یہ دیکھیے اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سیٹ کا کتنا مسئلہ ہے. کیونکہ اس سیٹ کو ایک طرح کا حکومت کے لیے عدم اعتماد کا ہو رہا ہے، کیونکہ جو قومی اسمبلی میں جس اتحاد یا جس پارٹی کی اکثریت ہوگی وہ حکومت کرے گی. اور یہاں چونکہ ایک سیٹ ہے، یہ اوور نائٹ یہ اچانک سی ہیجانی کیفیت کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی سیٹ لوز کر دے گی؟ حالانکہ اگر نمبرز کی بات کریں تو اس کے پاس ہی ہیں 181 ممبر ہیں اس کے ساتھ. دیکھیں نمبر تو پیپرز پہ واضح ہے نا. ابھی وقت رہ گیا، کل کی بات ہے، ایک محاورتن میں کہہ رہا ہوں، یعنی اتنا وقت رہ گیا کہ کل یہ سارا فائنل ہو جائے گا. عمران خان اور حفیظ شیخ میں بڑا فرق ہے. صحیح. عمران خان ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، عمران خان کے فالوورز ہیں، عمران خان کے نام پہ ایم این ایز ووٹ لے کے آئے ہیں. بالکل. عبدالحفیظ شیخ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے، میں کسی کی وہ گلا نہیں کر رہا، کسی کے مائنس پوائنٹ نہیں گننا چاہ رہا، لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. لیکن پولیٹیکل سیٹ اپ میں وہ باہر سے آئے ہیں. یعنی خود عمران خان ایک دن کہہ رہے تھے میں نے جی پیرا ٹروپرز کو ٹکٹ نہیں دینے، تو وہ شیخ صاحب کے بارے میں تو یہی تاثر اپوزیشن دیتی ہے. ہم اپنی رائے ابھی نہیں دے رہے، ہم رائے دیں گے اپنی جگہ پر. تو چونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، آئے تو وہ بھی ملک کی خدمت کرنے کے لیے. عبدالحفیظ شیخ کو لے کر جو ہے وہ سیٹ ذرا پی ٹی آئی کی خطرے میں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. انوار ہاشمی کی طرف چلتے ہیں. انوار، آپ لاہور کے بیورو چیف بھی رہے ہیں، پنجاب کی مجموعی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں جس طریقے سے ہوا، مطلب تمام لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. 2 روز قبل مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال بھی ہوا کہ وہاں پر یہ کیسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلیں رہنے دیں، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی. تو آپ بھی بتا دیں کہ ہوا کیا، انہوں نے تو جواب نہیں دیا. ایسا پنجاب میں کیا ہو گیا کہ مکمکا ہو گیا ایک طریقے سے، جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے آرام سے جو ہے نا وہ اپنی سیٹیں ایڈجسٹ کر لیں، اور باقی جگہوں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی سینٹ الیکشن سے پہلے. ایک پنجاب کا الیکشن تھا اور ایک وفاق میں جیسے پراٹا صاحب بتا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کا. اب بالکل اسی وقت جس وقت یہ شام کو کاغذات واپس لیے گئے اور بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تمام امیدوار،
उसी से चंद घंटे पहले जाती उम्रा के गेट पे बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो तसव्वुर दे रहे कि ये मुकाबला आर या पार होगा और पंजाब में भी हम पीटीआई को सरप्राइज देंगे और वफाक में भी। लेकिन उसके चंद घंटे बाद जब ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, उसकी भी कहानी तलाश करते हैं, तो उसके बाद मरियम ने दूसरे तीसरे दिन मीडिया को बताया कि मुझसे ये सवाल ना पूछे तो बेहतर है। अब इसके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जो जवाब तलब हैं। तो अगर आप इसको अखज़ करें कि क्या मरियम इस डील पे नाराजगी का इजहार कर रही थी, तो फिर वो डील क्या सूबाई सतह की क़यादत ने की है, शहबाज शरीफ के ग्रुप ने की है चौधरियों के साथ, जिसमें उनके जो रफीके कार हैं तारड़, उनके जरिए ये डील का जो है वो तसव्वुर दिया गया है। अब चौधरी बरादरान ने जब डील करा के पूरे मीडिया पे तशहीर की तो उसको किसी ने उसकी तरदीद नहीं की, ना आसिफ अली जरदारी की तरफ से तरदीद आई और ना शहबाज शरीफ के तर्जुमान की तरफ से तरदीद आई। तो वजह तो आपके तज्जियाकारों ने ये तलाश करनी है कि इस डील पे जब आर या पार हो रहा था तो फायदा किसको? चौधरी बरादरान, आपको पता ही है कि चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान का धरना हो या उससे पहले जो है वो तारुल कादरी का धरना हो या ये सेनेट का इलेक्शन हो, तो एकदम रातों रात चौधरी बरादरान का एक किरदार सामने आता है, वो किसके बिहाफ पे ये डील कर लेते हैं। अब मैं मुख्तसर बात करूंगा कि ये बिला मुकाबला तो मुंतखब हो गए बराबर की सतह पे, क्योंकि पीटीआई अगर हुक्मरान जमात अक्सरियत है तो इसको एक या दो नशिस्तों का पंजाब में प्लस पॉइंट होना चाहिए था, तो वो उसने ये कुर्बानी क्यों दी? तो इसका मतलब ये है कि तसव्वुर ये जाता है कि वफाक में क्या वो हफीज शेख के लिए कोई ऐसी हमदर्दियां चौधरियों के जरिए अपोजिशन से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि पिराचा साहब और तारिक साहब बता रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है, लेकिन अगर हफीज शेख कौमी असम्बली से हार जाते हैं तो यकीनन वो तसव्वुर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का एक तसव्वुर जाता है। तो अब मैंने तो ये 2 दिन से कह रहा हूं कि चौधरियों की डील उस वक्त एक्सपोज होगी जब वफाक का रिजल्ट आएगा। अगर तो वो हफीज शेख के हक में आता है तो इसका मतलब है कि अपोजिशन की जो कोशिश थी उसमें से एक धड़ा, चाहे वो नून लीग का है, वो पीछे हट गया है, और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर भी चौधरियों का किरदार मशकूक होता है कि इसका मतलब है चौधरियों ने जो है वो सपोर्ट नहीं कराई जिन धड़ों के साथ राब्तों का उनका वो, यानी कि काफ लीग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कल जो कौमी असेंबली में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिए अनवर। तारिक चौधरी की तरफ चलते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। तारिक, आप जरा बताइएगा इतलात क्या है अंदर की, जिस तरीके से पंजाब में काफ लीग ने किरदार अदा किया, और जैसे कि अनवर हाशमी बता रहे हैं कि मिलनी तो सीट एक आध पीटीआई को ज्यादा चाहिए थी, लेकिन बराबर सीटें बटी, जितनी नून लीग के हिस्से में आई उतनी पीटीआई के हिस्से में आई, तो कुछ ऐसा लग सकता है कि कल कुछ काफ लीग का कोई खामोश किरदार नजर आया हमें? देखिए, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो कौमी असम्बली के जो वफाक से एक सीट है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब हिस्सा ले रहे हैं। अगर जो वफाक में खातून की नशिस्त पर भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जाहिर है वो चूंकि उसकी इतनी हाइप नहीं है, ये 2 अहम शख्सियात हैं, इनके इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से बहुत ज्यादा हाइप है। अगर हम देखते हैं जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है हुक्मरान इत्तेहाद की और अपोजिशन की, तो उसके मुताबिक तो 11-12 वोट जो हैं वो हुक्मरान जमात के, हुक्मरान इत्तेहाद के ज्यादा हैं। अब ये 11 या 12 वोट किस तरह पूरे होंगे, ये तो जाहिर है जिन लोगों ने गिलानी साहब को खड़ा किया है, जिन्होंने पीडीएम के इजलास में श्योरिटी दी थी कि आप इनको नॉमिनेट करें, आप इनको मुतफ़िका कैंडिडेट बनाएं, तो जीतने की बात मैं करूंगा, जीतने का इंतजाम मैं करूंगा, ये चीज अजरा के मुताबिक जरदारी साहब ने की थी। अब जो बात आप कह रहे हैं कि काफ लीग का क्या किरदार होगा, जाहिर है जी जब अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत सकते हैं, अगर उन्होंने जीतना है तो डेफिनेटली जो छोटे ग्रुप हैं, 4 छोटे ग्रुप हैं जिनके 4-4, 5-5 वोट जो है अहम है। एक काफ लीग है जिसके 5 वोट हैं, इसके अलावा 4 या 5 वोट जो हैं वो है जो अख्तर मिंगल साहब की जमात है, वो काफी अर्सा पहले हुक्मरान इत्तेहाद को छोड़कर हुकूमत अपोजिशन के साथ जा चुके हैं, पीडीएम के जलसों में शिरकत करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अहम ग्रुप है एमकेएम, जिसके बारे में ये बात कही जा सकती थी, कही जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने उसको सूबे में ऑफर किया है कि हम आपको आपकी 2 सीटें इंश्योर करने में मदद देंगे, उसके बदले में आप हमें मरकज में वोट दें। तो एमकेएम जो है वो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। इसी तरह 3-4 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनका 1-2 वोट हैं, वो भी आज और कल मिल चुके हैं इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। स्वाय एक सिंध के अली नवाज शाह साहब जो कल मिले हैं बिलावल साहब से, और मैं अपना वोट जो है वो
पीपल्स PDM के कैंडिडेट को दूंगा। उसके अलावा शाहजहान बुट्टी साहब हैं, साले बुतानी साहब हैं, एक दो और इंडिविजुअल हैं, वो सब कल मिल चुके हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। आमिर लहकर साहब के बड़े ट्वीट आए जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिर से सबको वोट नहीं देंगे। आज उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की है और उन्होंने उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। इस तरह फैसलाबाद से राजा रियाज साहब थे, उनके बारे में बड़े बड़े दबंग बयान आए उनके कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और फलां कर दूंगा। आज उनकी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हुई है और उन्होंने भी वोट देने की यकीन दहानी कराई है। अब कल क्या होता है, इसलिए मैंने आपको 1 by 1 सब नाम ले दिए जिनके बारे में कहा जा सकता था, जिनके बारे में बात हो सकती थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका वोट किसी तरफ जा सकता है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कहा था, लेकिन जाहिर है जब कोई गिनती करता है कागज पर तो वो जहाँ जहाँ इंडिविजुअल होते हैं उन्हीं से बात की जाती है। अब कल का जो है वो कोई ऐसा मुआवजा हो गया, कोई ऐसी अचानक तब्दीली आ गई, उसका मैं नहीं कह सकता। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो जाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद की ज्यादा है। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है कि आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें 83 में से 80 अफराद ने शिरकत की है। 3 अफराद ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब अहलिया गालिबन जो मेंबर हैं या उनकी साहबजादी हैं, वो 2-3 अफराद शिरकत नहीं कर सके। वो भी जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज साहब जो हैं वो असीर हैं, उनको आज रात में कल सुबह लाया जाएगा वोट डलवाने के लिए। तो अभी तक स्ट्रेंथ पूरी है अपोजिशन की भी और हुकूमत की स्ट्रेंथ पूरी है, कहीं हमें कोई लूप होल नजर नहीं आता। अब अगर उन्होंने जीतना है, जिसके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि गिलानी साहब जो हैं वो डार खास साबित होंगे और कोई सरप्राइज देंगे, वो हम अपनी राय देंगे तो उस तरह लगेगा शायद कोई हम कबल वक्त बात कर रहे हैं। एक तीसरी बात अहम ये है कि आज रात तक सेनेट का इलेक्शन जो है ऐसी चीज होती है जिसमें आखिरी वक्त तक बल्कि दौरान पोलिंग भी तब्दीली आती है। मसलन मैं इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद सीट से ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त। सिंध में जिस तरह की आज हंगामा रही हुई है, जिस तरह की कैफियत हो रही है, जिस तरह से PTI के 3 या 4 बंदे या शायद 5 चलिए ठीक है चौधरी साहब, यकीनन अब ये देखना है कि कल जब इलेक्शन का दिन होगा कोई सरप्राइज मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तो MQM भी कह रही है कि वो हुकूमत के साथ है, खाफ लीग भी कह रही है हुकूमत के साथ है, PDM की जमातें कह रही हैं कि वो PDM के उम्मीदवार के साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हैं। अब देखना यह है कि आगे जो कल जब वक्त आएगा, क्योंकि खुफिया वोटिंग होनी है, खुफिया बैलेटिंग होनी है, तो किसका नाम जो है वो सामने आता है, कौन सेनेटर मुंतखब हो पाता है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। नवार हाशमी भी हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ लाहौर भी सलीम शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी ज़रा इस सिलसिले में हम बात कर लेते हैं। सलीम आप जरा ये बताइएगा कि आपको मजमूई तौर पर क्या महसूस होता है। जैसे कि अनवार हाशमी से मैंने सवाल किया था कि पंजाब में हमने देखा कि काफ लीग ने जो रोल प्ले किया, पहले वो खामोश रोल था, उसके बाद वो पब्लिक हो गया जरूर, लेकिन उसमें हमने देखा कि 50-50% सीटें मिल गई, PTI को भी मिल गई, PMLN को भी मिल गई। लेकिन अब ये सूरत हाल बताइएगा, कुछ ऐसी आपको वाइब्स आ रही हैं कि कोई रोल विफाक में भी अदा किया जाए काफ लीग की जानिब से? जी सलीम। जी मैं सवाल जरा रिपीट करें, दोबारा आपका सवाल नहीं सुन सका। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था काफ लीग ने जो पहले खामोश रोल पंजाब में प्ले किया और तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और पहले तो वो खामोश थे यकीनन, उसके बाद वो पब्लिक भी हो गया, तो आपको लगता है ऐसी कोई वाइब्स आ रही हैं कि शायद काफ लीग का कोई रोल हमें कल नजर आए, कोई खामोश रोल नजर आए जो बाद में जाके वो पब्लिक भी हो जाए? जी मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग काफ है उसका कोई खामोश रोल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो बजाय सूरत नजर आ रही है वो हुकूमती जमात के साथ है, और हुकूमती जमात जो है वो PTI है, और वो कैटेगोरिकली ये सामने बात है कि काफ लीग जो है वो तमाम के तमाम जो वोट है अपने वो हुकूमती जमात के उम्मीदवार हफीज शेख को ही देगी। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये समझता हूँ कि अगर जो यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार बनाया है PDM के प्लेटफॉर्म से, और PDM जो है इस वक्त बड़ी पुरुम्मीद भी नजर आ रही है, और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर यह भी कहा है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त न्यूट्रल नजर आ रही है। तो न्यूट्रल नजर आने से बज़ाहिर जो है जो हुकूमत को मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त कोई थोड़ा सा टफ टाइम उसको मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि जो थोड़ा सा टफ टाइम था, जैसे तारिक साहब अभी बता रहे थे, तारिक चौधरी साहब के वजीर आजम 2 दिन से जो है वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, और खास तौर पर ऐसे अरकान असम्बली जो नाराज थे या नाराज तस्वर किए जाते थे उनसे मिल लिए, गिले शिकवे दूर हो गए, या जो काम होते हैं वो तकरीबन काम भी तकरीबन हो गए, उनके अहकाम जारी हो चुके होंगे।
تو اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 2 روز پہلے لگتا تھا کہ پی ڈی ایم کا امیدوار شاید جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو وزیر اعظم نے آج اور 2 دن جو بیٹھ کے اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا، اس سے یہ مقابلہ جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور اگر عددی اکثریت کی طرف دیکھا جائے تو عددی اکثریت کے مطابق تو جو ہے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو ہی جیتنا چاہیے. لیکن جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرپریٹ کیا ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ ووٹ سیکرٹ ہی رہے گا، سیکرٹ ووٹ کے تحت ممکن ضرور ہے کہ پاسا پلٹ جائے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اب وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تو جو ان کے حکومتی امیدوار آپ کو پہلے پلڑا پی ڈی ایم کے حق میں بھاری دکھائی دے رہا تھا، اب آپ کو مقابلہ 50-50 والا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم بھی اب قومی اسمبلی میں بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، تو ہوپفلی یہ معاملہ ہوگا بڑا سخت مقابلہ دیکھنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یقیناً اب یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ آیا حفیظ شیخ جو ہے وہ ون کرتے ہیں، سینیٹر بن پاتے ہیں، یا پھر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سینیٹر بن پاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اسی حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، فی الوقت لیں گے ایک بریک. سینٹ الیکشن 2021 اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں تو وہ سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں، اور اس لیے شفاف انتخابات کے لیے اوپن ووٹنگ کا حامی تھا. یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. سینٹ الیکشن میں اپنے کھلاڑیوں کی جیت کے لیے وہ متحرک ہو گئے ہیں. حکومتی اور اتحادی اراکین قومی اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی ہے. مسائل حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے اراکین سے رابطے ہو رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم متحد ہیں. کرپٹولہ یہاں آ بیٹھا ہے، ان کی کرپشن کی داستانیں عوام جانتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے بھی خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. تو کل بروز بدھ کو بڑے ایوان میں سب سے بڑا مقابلہ ہونا ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے درمیان. اور قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 341 ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے اور جیت کے لیے 171 ووٹ درکار ہیں. حکومت کے پاس 181 ہیں، جبکہ اپوزیشن کی بات کریں تو پوری اپوزیشن کے پاس 160 ارکان موجود ہیں. تو یہ 12 ووٹس کا جو ڈیفرنس ہے یہ اپوزیشن نے طے کرنا ہے اگر اس کو یوسف رضا گیلانی کو جتانا ہے. عائشہ ناز نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجئے. عام نظریں سینٹ انتخابات پر. سینٹ کی ہیوی فائٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. یوسف رضا گیلانی بمقابلہ عبدالحفیظ شیخ. 4 دہائیوں سے سیاست کا تجربہ رکھنے والے ملتان کی سیاسی قداور شخصیت یوسف رضا گیلانی اس بار ایوان بالا میں قدم رکھ رہے ہیں. 4 بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے. پیپلز پارٹی کے دور میں کئی وزارتوں کے قلمدان سنبھال چکے ہیں. سابق وزیر اعظم کا مقابلہ ہے معیشت کے آنکڑوں کے کھلاڑی عبدالحفیظ شیخ سے. عبدالحفیظ شیخ نے سابق صدر پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ کے عہدے سنبھالے اور اب بھی خزانہ کے امور ہی انجام دے رہے ہیں. پی ڈی ایم اپنے متفقہ امیدوار کو چیئرمین سینٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس کے لیے حکومتی حلقوں سے بھی ووٹ کی امید لگائی جا رہی ہے. عددی اکثریت کے باوجود عبدالحفیظ شیخ کو سخت مقابلے کا سامنا ہے. خواتین کی مخصوص نشست پر حکمران جماعت کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی وومن ونگ اسلام آباد فوزیہ ارشد کے مد مقابل نون لیگ کی فرزانہ کوثر ہیں. دونوں امیدوار پارٹی ورکرز کے طور پر سامنے آئی ہیں. عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد. تو بڑی اسمبلی میں بڑا مقابلہ ہونا ہے کل. لیکن بڑے صوبے پنجاب کی بات کریں تو آریہ پار کا دعویٰ کرنے والے سیاسی حریفوں نے ایک دوسرے کو چاروں شانے چت کرنے کے بجائے سینٹ الیکشن سے پہلے ہی مکمکہ کر لیا. اور اس عجب تماشے کی ہمیں کہانی بتائیں گے لاہور سے عتیق ملک. سیاست کے ہر مقابلے میں پنجاب پر نظر رکھنے والی تحریک انصاف اور دفاع کا دعویٰ کرنے والی مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن سے پہلے صوبائی اسمبلی میں بالترتیب 196 اور 172 نشستوں کے ساتھ ایک دوسرے کو سرپرائز کرنے کو تیار تھی. پنجاب میں سینٹ کی 11 نشستوں پر دونوں جماعتوں نے امیدوار میدان میں اتارے.
तहरीक इंसाफ का दावा था कि वो मुस्लिम लीग नून को 2 से 3 नशिस्तों की सबकत से सरप्राइज देगी, मगर कागजात नामजदगी की वापसी के आखिरी रोज दोनों हरीफों ने आधा आधा बराबर हिस्सा लेकर तमाम तजिया नगारों के अंदाजे गलत करार दे दिए। चौधरी परवेज इलाही ने इस मफामती डील के क्रेडिट की खूब तशहीर की। डील का दावा करने वाली मुस्लिम लीग काफ ने भी इस बहती गंगा से हाथ धोए और पंजाब असेंबली में फकत 10 नशिस्तों के साथ कामल अली आगा के नाम से एक सेनेटर मुंतखब करा लिया। जनरल नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने 3-3, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर दोनों जमातों ने एक उम्मीदवार पर इत्तफाक करके खेल खत्म कर दिया। इस डील का पोल तब खुलेगा जब कौमी असेंबली में पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख का नतीजा सामने आएगा। दोनों के वोटों की तादाद देखकर मालूम होगा कि चौधरी बरादरान ने पंजाब की डील से हुकूमत या अपोजिशन को फायदा दिया है। अतीक मलिक, आज न्यूज, लाहौर। तो पंजाब की बात तो हो गई। सिंध में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी तमाम 11 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है और अपोजिशन जमातों ने सिंध में सेनेट इंतखाबात का मैदान, 17 उम्मीदवार पहुंचना चाहते हैं ऐवान। पीपल्स पार्टी ने तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पीटीआई ने जनरल सीट पर 1 और टेक्नोक्रेट सीट पर 1 उम्मीदवार को खड़ा किया है। एमक्यूएम 1 जनरल और 1 खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही है। जनरल नशिस्त पर 1 जीडीए उम्मीदवार भी मैदान में है। 65 अरकान पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद में से 3 पीटीआई अरकान बगावत करके पार्टी को वोट न देने का ऐलान कर चुके हैं। जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार 21 वोट से जायद लेकर सेनेटर मुंतखब होगा। टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 57 वोट दरकार होंगे। इस फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी 4 जनरल नशिस्तों के अलावा टेक्नोक्रेट और खवातीन की 1 नशिस्त पर बआसानी कामयाबी हासिल कर लेगी। मजीद 2 से 3 नशिस्तों के लिए दीगर जमातों से राब्ते जारी हैं। एमक्यूएम को मरकज में यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के एवज सिंध में 2 नशिस्तों की पेशकश भी की जा चुकी है। तो सिंध में सेनेट के इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली में अरकान की तरबियत के लिए वर्कशॉप भी मुनक्किद की, जिसमें अरकान को वोट डालने के तरीक़ाकार और बैलेट पेपर से मुताल्लिक़ जो है वो मालूमात जो है वो फराहम की गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने पोलिंग ऑफिसर नदीम हैदर और दीगर के हमरा सिंध असेंबली का दौरा किया। सेक्रेटरी असेंबली ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान सिंध असेंबली की तरबियत के लिए ऑडिटोरियम में 1 रोजा वर्कशॉप का भी इंतजाम किया। ऊपर ऑडिटोरियम में मीटिंग है 3 बजे और सबको इन्विटेशन है कि सब लोग चलें और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह है। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने वर्कशॉप के दौरान अरकान को बताया कि सफेद बैलेट पेपर जनरल नशिस्त, पीला टेक्नोक्रेट और सब्ज खवातीन की नशिस्त के लिए होगा और बैलेट पेपर पर किसी किस्म का निशान लगाने से बैलेट पेपर जाया हो जाएगा। तो सिंध में भी मुकाबला देखने को मिल सकता है और अब इसी हवाले से हम तजिया हासिल करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद मौजूद होंगे, ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले रफत आपकी तरफ आ जाते हैं। आज सिंध असेंबली में जो कुछ हुआ यकीनन ये पूरे पाकिस्तान ने देखा, आपने भी देखा। उससे पहले जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आप भी मुसलसल हमें इस सिलसिले में बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे। ये जो आज सिंध असेंबली में हुआ है 3 अरकान को लेकर के पीटीआई ने अपने ही अरकान की धुलाई और पिटाई कर दी, कल क्या मंजरनामा होगा खास तौर पर सिंध असेंबली में, आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने इंतजाम संभाल लेना है, सिंध असेंबली जो है संभाल लिया है बल्कि, और सामान आ चुका है, लिहाजा वो एक पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर हो चुका है। लिहाजा वहाँ होने वाली जो भी एक्टिविटी है वो स्पीकर सिंध असेंबली नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो उसके निगरान होंगे, वही मामला की निगरानी करेंगे, अहकामात भी उन्हीं के चलेंगे और सारी चीजें होंगी। लिहाजा कल तो ये काम मुश्किल होगा जो आज हो चुका, लेकिन इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। तलखीके के कल एक मरतबा फिर इसी तरह मैदान जंग में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि पीटीआई के अरकान जो है वो खासे मुश्तिल हैं और वो कोई इस किस्म का इकदाम उठा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं
وہ بڑے کمپوز چل رہے ہیں, خوش بھی ہیں, مطمئن بھی ہیں, اپنے اراکین کی ترغیب بھی انہوں نے کروائی ہے, کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن تلخی موجود ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اپنے اراکین اسمبلی کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتی ہے, اور اطلاعات یہی ملی ہے. کل انہیں ایک اور ہوٹل میں رکھا گیا تھا جہاں کچھ اراکین نے اعتراض بھی کیا, جس کے بعد جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. لیکن اب سنا یہ ہے کہ کراچی کے ایک اور 5 اسٹار ہوٹل میں ان کو رکھا جا رہا ہے, سب کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے لایا جا سکے. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے کہ آج 3 منحرف اراکین جو ہے وہ تو آ گئے تھے, خدشات تو لیکن یہ بھی ہیں کہ مزید بھی لوگ منحرف ہو سکتے ہیں, خاص طور پر آج کے واقعے کے بعد, تو کچھ اس قسم کی ریومرز ہیں, اطلاعات ہیں؟ دیکھیں بالکل اندرون خانہ خاصے اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں, قیادت کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں جو صوبائی قیادت ہے. اس کے علاوہ آپس میں اراکین اسمبلی کی بھی کوئی بہت اچھی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ 1 سے 2 اراکین کے بارے میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ بھی مزید منحرف ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ٹھیک ہے فرزانہ, آپ کی طرف آ جاتے ہیں. کے پی کے اسمبلی کی صورتحال ذرا بتائیے گا, وہاں پر کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں کل سینٹ الیکشن کو لے کر, کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں وہاں پہ بھی تو تحریک انصاف کو تھوڑا ٹف ٹائم ملنے کا امکان نہیں ہے پی ڈی ایم کی طرف سے؟ دیکھیں ٹف ٹائم مل بھی سکتا ہے, اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس اس وقت اگر نمبر گیمز دیکھیں تو 101 کا نمبر ان کے پاس ہے, اور 44 جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں, جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ انتہائی سادہ سی گیم ہے. آپ کو نمبر دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ حلوہ ہے. 12 نشستوں پر 23 امیدوار کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں 10 تحریک انصاف نے کھڑے کیے ہیں, 1 ان کا اتحادی ہے جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, جنرل سیٹ پر تاج محمد آفریدی کو, جن کو وہ سپورٹ کریں گے. تو ان کے لیے بظاہر گیم بہت آسان لگ رہی ہے. لیکن دوسری طرف, اور اسی لیے انہوں نے شاید اپوزیشن کو آفر بھی کر لی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 2 سیٹیں لے لیں اور معاملات جو ہیں وہ طے کر لیتے ہیں پنجاب کی طرح. لیکن اپوزیشن کو لگ رہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں نکال سکتے ہیں تو ہم 2 پر کیوں کمپرومائز کریں. اب جو 5 اپوزیشن نے اپنی سیٹیں بنائی ہوئی ہیں وہ 3 جنرل کی ہیں, 1 ٹیکنوکریٹ ہے اور 1 خاتون ہے جو کہ جماعت اسلامی سے انہوں نے وعدہ کیا ہے, اسی بنیاد پر وہ پی ڈی ایم کی ساتھی بنی ہے. لیکن گیم بڑی دلچسپ ہے. وہ گیم اس لیے دلچسپ ہے کہ 3-4 کریکٹر ایسے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے, اور خاص طور پر جو میں نے بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے کہا, وہ ایسے شامل ہو گئے ہیں جو کہ نتیجے کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. پیسے والے لوگ ہیں, معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں. تو اب یہ جو ساری گیم ہے نا, یہ ان 4 لوگوں نے ہی ادھر سے ادھر کر. اگر اس طریقے کی گیم ہو سکتی ہے, شارٹلی ذرا بتا دیجئے گا فرزانہ, تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, کچھ جس طریقے سے سندھ میں ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے پینل بنائے ہیں, 5 پینل تشکیل دیے ہیں. ہر پینل میں 19 ارکان اسمبلی موجود ہیں اور ایک وزیر کو ان کا اوپر رکھا ہوا ہے جو کہ ہر طرف سے گہری نگاہ جو ہے ان پر رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, اگر پھسلیں گے تو یہیں سے پھسلیں گے. ان کے اپنے, اگر ہم اس کے اپوزیشن کے نمبر دیکھیں تو اے این پی اور جماعت اسلامی کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کے پی کے میں بھی اچھا مقابلہ کل دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہیے. مجیب, اب ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. بلوچستان اسمبلی کا اگر احوال آپ سے جاننا چاہوں تو آپ کیا بتائیں گے کل, خاص طور پر اگر باپ کی بات کریں؟ ویسے تو ایک پارٹی ہے لیکن لیٹر نوٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ باپ کا دست شفقت کس پر ہوگا. کہیں پی ڈی ایم پر تو نہیں ہو جائے گا یا پی ٹی آئی پر ہی رہے گا؟ مطلب جو حکمراں اتحاد ہے وہی جیتے گا, سب ایک ساتھ رہیں گے, مضبوط رہیں گے, یا کچھ وہاں پر بھی حیرتوں کے تحفے مل سکتے ہیں کل؟ ابھی بڑی عجیب صورتحال رہی یہاں پہ بہت زیادہ اختلافات تھے باپ کے اندر بھی, تحریک انصاف کے اندر بھی. تحریک انصاف نے پہلے نامزد کیا عبدالقادر کو اپنا امیدوار, بعد میں وڈرا کیا, ظہور آغا کو نامزد کیا, بعد میں ظہور آغا کو وڈرا کیا اور پھر باپ کی حمایت کر دی. لیکن پی آئی بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند کے صاحبزادے سردار خان رند بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں, اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کوئٹہ آئے, انہوں نے ملاقاتیں کی, مسلسل رابطے میں رہے اور
से कुछ देर कबल हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने सरदार यार मोहम्मद रिंद को मना लिया है और अब वो अपने उनका जो बेटा है सरदार खान रिंद वो शायद दस्तबरदार हो जाएंगे सेनेट इलेक्शन से और सिचुएशन वापस उसी पे आ जाएगी कि 42 हुकूमती अरकान होंगे, 23 अपोजिशन के अरकान होंगे। सादिक संजरानी की कोशिश है कि रात तक कोई मामला तय करके को बगैर इलेक्शन अनअपोज लोगों को मुंतखब करा लिया जाए। इस हवाले से उन्होंने पेशकश भी की है अख्तर मेंगल को, जेयूआई और अख्तर मेंगल की डिमांड है कि ये अगर फार्मूला तय पाता है तो 6-6 पे हो, लेकिन हुकूमत 8-4 पे राजी है और शायद वो 7-5 तक पहुंच जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वजीर आला बलूचिस्तान और यार मोहम्मद रिंद की, उसके बाद वाज़ेह होगा सूरत-ए-हाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद रात तक या सुबह तक 7-5 के फार्मूले पर चले जाएंगे। इनमें 7 बाप और उसके इत्यादियों को मिलेंगी और 5 शायद पीडीएम ले जाएगी। तो मुझे पीडीएम मान जाएगी, पीडीएम रजामंद है इस फार्मूले पर? देखिए, फार्मूले को अगर आप सीट वाइज देखें तो पीडीएम इस पोजीशन में है कि वो 23-24 नशिस्तों के साथ आराम से 3 जनरल सीटें, 1 टेक्नोक्रेट और 1 विमेन की सीट वो जीत सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो पॉइंट्स के खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों से वो अपने जाती ताल्लुकात पर वोट लें। तो ये 5 सीटें लेने की वो बहरहाल पोजीशन में है। बार्गेनिंग चल रही है कि वो 6ठे की डिमांड कर रहे हैं, अगरचे वो ले नहीं सकते, लेकिन कोशिश है सादिक संजरानी की कि मामला को किसी तरह आज रात तक निपटा दिया जाए और अनअपोज आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कल अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर पोजीशन ये होगी कि जनरल जो 7 हैं उनमें से 4 पे बाप के हामी लोग आएंगे। अब 4 कौन होंगे, क्योंकि उसके पास कैंडिडेट तादाद 5 से 6 है, तो अपने 2 लोगों को उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वो उनके लिए अंदरूनी तौर पे बड़े मसाइल का सामना हो सकता है उनको। ठीक है मुजीब, बहुत शुक्रिया आपका। फरजाना आपका भी बहुत शुक्रिया और रफत सईद हमारे साथ मौजूद थे। रफत आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और चूंकि पाकिस्तान के अगर 4 सूबों की बात करें तो पंजाब में चूंकि तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो अब 3 सूबाई असेंबलियों और 1 कौमी असेंबली, यानी कि 4 असेंबलियों में कल इंतखाबी जोड़ पड़ेगा। और जैसे कि मुझे बता रहे थे कि शायद कोयटा में जिस तरीके की सूरत हाल है इस वक्त, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर, तो हो सकता है वहां पर भी जो सेनेटर्स हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं और 40-60 का शायद फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो फिर हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी हमें एक पंजाब वाली ही सूरत हाल देखने को मिले। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहां पर ले रहे हैं ब्रेक। तो स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है सेनेट इंतखाबात 2021 की और आपको बताएं कि इंतखाबात से कबल ही पीटीआई सिंध में फूट पड़ गई है और मनपसंद अफराद को सेनेट के टिकट देने पर बेशतर अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया है। एमपीए करीम बख्श गबूल की बात करें, शहरियार शर की बात करें और असलम अबड़ो की बात करें, तो इन तीनों ने खुलकर जो है वो मैदान में उतरने का फैसला किया है और आज ये मैदान में सामने भी आया। इन अरकान ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर मनपसंद उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया है। करीम बख्श शर जो है वो घोटकी उबाड़ा से और असलम अबड़ो जैकबाबाद से जो है वो एमपीए बने हैं। पीटीआई सिंध में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ चुकी है और पीपल्स पार्टी इस धड़ेबंदी से पूरा फायदा उठाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के बागी अरकान सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो आज इस सिंध असेंबली में इस सिलसिले में हमने देखा कि खूब हंगामाराई भी हुई, मार कुटाई भी हुई और हमने देखा कि पीटीआई के मुतादिद अरकान ने इन 3 बागी अरकान पर जो है वो तशद्दुद किया। ये मंजर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध असेंबली उस वक्त मछली बाजार बन गई जब 3 मुनहरिफ अरकान करीम बख्श कबूल, शहरियार शर और असलम अबड़ो ऐवान में दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी अरकान ने वेलकम किया तो तहरीक इंसाफ अरकान जैसे आग बगोला हो गए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में बात लफ्जों से आगे बढ़ गई
और वो दस्तो गिरेबा हो गए। पीटीआई अरकान मुनहरिफ अरकान की जानिब बढ़े तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। बात हद से बड़ी तो पीटीआई अरकान के दरमियान करीम बख्श कबोल ने पीपल्स पार्टी पर अगवा का इल्जाम लगाया। इस दौरान असेंबली में कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। खुर्रम शेर जमान करीम बख्श को अपनी गाड़ी में असेंबली से लेकर रवाना हो गए। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एमपीए शहरियार शर ने इस मौके पर क्या कहा वो आपको पहले सुनवाते हैं। ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी टिकटें बांटी गई हैं, एक गवर्नर हाउस के कमरे में बांटी गई है, हमसे मुशावरत नहीं की। सैफ लाबड़ो और वाडा साहब, ये उस पे हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं है, हम उनको वोट नहीं कराएंगे। ये वोट सीक्रेट था तो हम छुप के भी दे सकते थे ना, हम क्यों छुपे? हम कोई चोर हैं? वो कहते हैं ना, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। तो शहरियार शर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वो कह रहे हैं कि हम कोई चोर नहीं है, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर जिसको चाहूँ वोट देना मैं उसको वोट दे सकता हूँ। तो पीटीआई के एक बागी रुकन की हम बात कर रहे हैं शहरियार शर की, और इनका ताल्लुक जो है वो घोटकी से है। शहरियार शर उबाड़ो से रुकनी सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं, और शहरियार शर से मुताल्लिक हम जानेंगे घोटकी में आज यूज़ के नुमाइंदे नसीर साकिब से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नसीर बताइएगा, शहरियार शर पहले किस पार्टी में थे, अब तो बहरहाल वो पीटीआई में हैं, बैकग्राउंड इनका क्या है जरा बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर यहाँ रुकन सिंध से असेंबली मुंतखब हुए। इससे पहले 2013 के इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन जाम मेहताब डैर जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उनसे वो हार गए। और 2018 में इन्होंने पीपल्स पार्टी के उसी जाम मेहताब डैर को जो है वो इलेक्शन से जीत कर वो सिंध असेंबली के रुकन बने हैं। इससे पहले इनके भाई हुआ करते थे जो कि मरहूम हुए, अभी तो फौत हो गए हैं। तो आगा अहमद यार शर वो होते थे, वो भी इससे पहले रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हो चुके थे। तो मैं इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये सियासी शर कबीले के सरदारी कबीले से ताल्लुक रखता है खुद, तो इसलिए उन्होंने जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उसको कामयाबी हासिल थी। मैं ये बताऊं पीटीआई के साथ साथ इसको जीडीए के भी हिमायत हासिल थी। इसलिए उन्हें जी अगर इसकी पहले हम बात करें तो इन्होंने ये पहले ही नाराज थे, अपना शहरियार शर जो थे पहले नाराज थे, क्योंकि जजीरे पे इशू पे जब सूबाई असेंबली में एक पीपल्स पार्टी ने करारदाद पेश की थी, तो इन्होंने अपने पार्टी से बगावत करते हुए खुलकर उस जजीरे के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो हिमायत की थी उन्होंने। ठीक है। अच्छा नसीर जरा ये बताइएगा ना, शहरियार शर के हवाले से जरा ये भी बताइए, अगर हम अब से थोड़े अरसे पहले तक की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि जज़ायर की जब बात आई, सिंध असेंबली में करारदाद आई, तो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो इस करारदाद की हिमायत की। पहले मेरे ख्याल में कोई इतना नहीं जानता था उनको, शायद महल्ले वाले जानते हों, घर वाले जानते हों, आसपास के दोस्त यार जानते हों कि ये एमपी हैं। अचानक से ये कैसे जो है वो मेन स्ट्रीम पर आ गए, और इस हद तक बड़ा फैसला किस तरीके से ले लिया? वजूहात क्या है नाराजगी की? एक यही वजह है सिर्फ जजीरों का, या कोई और भी मसला है? नहीं, वो हमेशा शिकायत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई जो किसी तरह भी जो सिंध के इशूज पे हैं, जो आया जो सिंध से पीटीआई के रुकन हैं, तो उनको मतलब किसी तरह भी वो नजरअंदाज करती रही है। हमने शिकायत की है, बहरहाल उन्होंने खुद अपने वीडियो बयान में ये कहा है कि हमने वज़ीर आज़म से शिकायत की है, हमने गवर्नर सिंध से शिकायत की है, और जब भी हमें मौका मिला है तो हमने शिकायत की है। मैं एक और बात आपको बताऊं कि इससे पहले वो नाराज थे तो असद उमर वो खुद उबारो चलकर आए थे, उनको मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था और वो उनसे नहीं माने थे। तो इसी हिसाब से बैकग्राउंड इनकी पीपल्स पार्टी के हमारे जो जरा हैं यही कह रहे हैं कि उनकी बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी से भी बातें चलती आ रही थी। अच्छा। और जो निशस्त है उबाड़ो की PS18 की, जिसने इनको शिकस्त दी थी जाम मेहताब डैर को इन्होंने, तो इस वक्त मैं ये भी बताऊं कि जाम मेहताब डैर जो है ना वो इस वक्त सेनेटर जो है ना वो मुंतखब हो चुके हैं। तो इसलिए जो
पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको सीट पे हमारे जो जरा ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद ये पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे और उसके बाद जो ज़मीनी इंतखाबात के जरिए इसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी और फिर ये आपके जरा कह रहे हैं कि आपके जरा ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद ये जो है वो अपनी सीट से मुस्ताफी हो जाएंगे और फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। कुछ आपके सिलसिले में दीगर उनकी फैमिली जराए से अगर गुफ्तगू हुई हो, पहले ये उन्होंने क्यों नहीं फैसला किया? क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो 6-7 महीने पुराना मामला है जब से वो पीटीआई से नाराज थे। ये सेनेट इलेक्शन की आमद के बाद ही ये फैसला क्यों हो रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये काफी अरसे से ये नाराज थे तो उनके मनाने की पीटीआई की तरफ से कोशिश की गई थी। खुद असद उमर ने उनसे मुलाकात की थी उबाड़ों में आकर, लेकिन बैकडोर ये पीटीआई वालों से भी बात करते रहे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के पंजाब के एक रुकन है सूबाई असेंबली, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसी के जरिए से वो पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है उन तक ये पहुंचे हैं और उनके अलावा बैकग्राउंड जिनसे बातें होती रही हैं। ठीक है, यानी कि पीटीआई ने भरपूर कोशिशें की हैं अगर पिछले कुछ माह की बात करें इनको, और इन्होंने नहीं माना है और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। अब सेनेट इलेक्शन में देखते हैं कि जिस तरीके से ऐलान कर चुके हैं शहरियार शहर के वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, बल्कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक जिस भी कैंडिडेट को जाएंगे वोट देंगे। तो बहरहाल ये तो फैसला हो गया कि पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो या तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को पड़ेगा या फिर किसी और के कैंडिडेट को पड़ेगा। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। साकिब, अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि सेनेट की नशिस्तों के लिए टिकट देने पर सिंध में सबसे पहले एतराज पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई ने किया था और लियाकत जतोई ने एक इल्जाम आयद किया था कि सैफुल्लाह अबड़ो को 35 करोड़ के बदले सेनेट का टिकट जो है वो दिया गया है। उन्होंने क्या कहा था, पहले वो सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? तो लियाकत बलोच साहब ने क्या कहा, ये आपने खुद मुलाहिजा किया। दादू से इनका ताल्लुक है, वज़ीर आला सिंध भी रह चुके हैं पीटीआई के, अब ये सरगर्म कारकुन भी थे काफ़ी अरसे से, लेकिन अचानक से लियाकत जतोई साहब ने पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ जो है वो खुल के बोला है। तो इस वक्त चूंकि उनका ताल्लुक दादू से है तो मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि लियाकत जतोई के हवाले से वहाँ पर क्या सोच पाई जाती है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई से उन्होंने इस हद तक फासले जो है या फिर राहें कह लें हम उन्होंने जुदा कर ली हैं। तो बताइएगा जरा आप, लियाकत जतोई साहब ने अचानक से ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी बोले और क्लियर उन्होंने कह दिया कि सैफुल्लाह अबड़ो को आप खड़ा करेंगे तो पीटीआई में बगावत हो जाएगी सिंध में। जी बिल्कुल, ये जैसे ही सेनेट इंतखाबात के मामलात आए तो उस वक्त से जो है लियाकत जतोई को कुछ उम्मीदें थी पार्टी से कि कुछ ना कुछ सेनेट की निशस्त मिल सकती है, या क्योंकि लियाकत अली जतोई एक बड़ा नाम है सिंध के हिसाब से, वजीर आला भी रह चुके हैं सिंध के और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से दादू में जो जनरल इंतखाबात हुए थे तो उसमें लियाकत जतोई ने पीपल्स पार्टी का जमकर मुकाबला किया था, जिसकी वजह से जो है तहरीक इंसाफ दादू में दूसरे नंबर पर था। हालांकि जो भी नशिस्तें थी दादू डिस्ट्रिक्ट की पूरी में लियाकत जतोई की वजह से जो है तहरीक इंसाफ का नाम रहा और दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ रहा। जैसे ही उस इलेक्शन जो हो गए जनरल, उसके बाद जो है लियाकत जतोई तो ना जीत सके, मगर तहरीक इंसाफ का नाम इस वजह से रहा दूसरे नंबर पर क्योंकि लियाकत जतोई मुकाबला कर रहे थे दादू से मुख्तलिफ नशस्तों पर जो है पीपल्स पार्टी का। दादू में लियाकत जतोई का एक बड़ा नाम है, वो जिस पार्टी पर ऐलान करते हैं तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से हो जाता है। वो पिछले इंतखाबात में एक मरतबा नून लीग से भी इलेक्शन लड़े थे दादू से, तो दूसरे नंबर पर दादू में नून लीग था। अगर पीटीआई से राहें जुदा करते हैं अगर बिलफर्ज, तो फिर कहाँ जो है वो जाएंगे? पीपल्स पार्टी से तो हमेशा उनका मतलब मुकाबला रहा है, तो कौन सी जमात फिर वो ज्वाइन करेंगे? तहरीक इंसाफ से उनका जो है बड़ी उम्मीद थी उनकी, उन्होंने यहाँ पर अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे तहरीक इंसाफ के निश्चित से, मगर उसका अभी जो है फिलहाल किसी पार्टी में जाने का सामने नहीं आया मौक़िफ़। मगर जो अंदरूनी ज़राए कहते हैं हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते हों अगर इनके मामलात पीटीआई से तय नहीं होंगे तो, क्योंकि जमात है पीपल्स पार्टी जो अभी बरसर इक़्तिदार है और उनकी जो है ताकत
सिंध में असर रसूख बरकरार है कब से जो 15 सालों से, तो इस वजह से ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर बलोच साहब, आपने हमें इस सिलसिले में जो है वो अपडेट किया। और ट्रांसमिशन का वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली की इमारत को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया है और सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन से मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नई इमारत पर नस्ब कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं। तो अपडेट लेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, इलेक्शन कमीशन ने कल सेनेट इंतखाबात के लिए मजीद क्या तैयारियां की हैं, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल आबिद, सिंध असेंबली को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त पोलिंग स्टेशन सेनेट इंतखाबात के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का अमला पोलिंग अफसर नदीम हैदर के हमरा अपना तमाम इंतखाबी सामान लेकर सिंध असेंबली पहुंचा था और तमाम इंतजामात का जायजा लिया गया। पोलिंग अफसर ने सिंध असेंबली हॉल की जितने भी कैमरे थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये कैमरे जब तक इंतखाबी अमल जारी रहेगा उस वक्त तक बंद रहेंगे, क्योंकि वोट की सीक्रेसी बरकरार रखना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर पूरी मुकम्मल तौर पर अदा करेगा। ये मैं आपको बताऊं कि सिंध असेंबली 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें से हुकूमती अरकान की तादाद 99 है, जबकि जो ओपोजिशन जमातें हैं 5 ओपोजिशन जमातें जो है वो मुख्तलिफ उनकी तादाद है। सबसे ज्यादा बड़ा जो ग्रुप है वो 30 अरकान पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ का है, जबकि उसके बाद 21 अरकान एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हैं और 14 अरकान जो है वो जीडीए की मुख्तलिफ जमातों में शामिल है। 3 अरकान तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं और एक जमात इस्लामी मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन सिंध असेंबली है। इस तरह जो 11 उम्मीदवार 11 नशिस्तों के लिए सेनेट की इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें 7 नशिस्तें जनरल उम्मीदवारों की हैं और 4 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज होगा। अरकान असेंबली वक्तन फवक्तन आकर अपने वोट कास्ट करते रहेंगे। उनकी तरबियत के लिए गुज़श्ता रोज सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वर्कशॉप भी मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्हें वोट डालने के तरीक़ेकार से और बैलेट पेपर से जो है आगाह किया गया है। पोलिंग का जो अमल है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद आधे घंटे का वक्फा होगा। पोलिंग का जो अरकान रह जाएंगे ऐवान के अंदर वो वोट कास्ट कर सकेंगे। 5:30 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और फिर जैसे जैसे नताइज आते रहेंगे इलेक्शन कमीशन उनका ऐलान करता रहेगा। ठीक है, यानी कि पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और सिंध असेंबली में जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने जो है जैसे कि आप बता रहे हैं कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको ऑफ करवा दिया है। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी आपका, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आज के साथ रहिए।